10 साल पहले पता है आपको कौन सी कंपनी के फ़ोन सबसे ज़्यादा चलते थे? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए आपको नींद हराम नहीं करनी है, आपको शांति से सोना है। मतलब मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, अपने को ट्रेंड के हिसाब से चलना है। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट लोअर लेवल्स पे कभी भी जब आता है तब पब्लिक मार्केट से दूर भागती है। और मार्केट का एक रूल है कि जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौतम पारिक। मेरा चैनल का नाम है शेयर मार्केट डिकोडेड। मेरे चैनल पे आपने मेरी रील्स तो देखी होगी, 1-1.5 मिनट 2 मिनट का रील मैं बनाता हूँ। अभी मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है सीए दीपक अग्रवाल सर के साथ। शेयर बाजार से रिलेटेड कई सारी बेसिक जानकारी हमने डिस्कस की है। पब्लिक के लिए बेसिक क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, आप उसको ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना कि नेक्स्ट अगर मैं पॉडकास्ट बनाऊं तो किस तरह का पॉडकास्ट मैं बनाऊं, ताकि शेयर बाज़ार की जो जानकारियां हैं वो पब्लिक तक पहुंचती रहे कंटिन्यूअसली। धन्यवाद। नमस्ते दीपक जी, मेरे चैनल शेयर मार्केट डिकोडेड में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मैं रिटेल पब्लिक के लिए बना रहा हूँ। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पब्लिक के रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में पब्लिक उलझी हुई भी है। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट कब बुक करना है, लॉस कब बुक करना है, किसी भी प्रोडक्ट को कितना लंबा रखना है, कितना कम समय के लिए रखना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। आप सीए हैं और कई दिनों से आप शेयर बाज़ार से जुड़े हुए भी हैं, आपको नॉलेज भी है, तो मैंने आपको उचित समझा कि मैं पब्लिक के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट बनाऊं जिसमें कई सारी जानकारियां हम पब्लिक के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद गौतम जी, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अभी सर, सबसे पहले तो पब्लिक के लिए आप मुझे शेयर बाजार से रिलेटेड पहला सवाल मेरा यही है कि शेयर बाजार को पब्लिक को किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, शेयर बाजार को कैसे समझें। कई कई बार क्या होता है, शेयर बाजार को पब्लिक ऐसे समझती है कि सुबह आएंगे 9 बजे, 9:15 ट्रेड लेंगे और पूरे दिन में हम पैसा बना के चले जाएंगे। वैसा हर रोज पॉसिबल होता नहीं है। तो उसको आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, जिसमें पब्लिक को समझ में भी आए, रिटेलर्स को समझ में आए कि यार शेयर बाजार को कैसे अपने को लेना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। देखो, सबसे पहले ये है कि शेयर बाज़ार को कई हर आदमी अपने-अपने नज़रिए से देखता है। कई लोग इसको जुए के नज़रिए से देखते हैं, तो कई लोग इसको वेल्थ क्रिएटर के नज़रिए से देखते हैं। अब जुए का मतलब क्या हो गया? जुआ तो अगर आपको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, हम्म। आप उसमें पैसा धकेल रहे हो या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए जुआ है। हम्म। सपोज़ मेरा प्रोफ़ेशन सीए है, आपका प्रोफ़ेशन सीए है। अब आपको बोले कि कोई गारमेंट की शॉप खोल के बैठना है आपको। हम्म। आप चले गए वहाँ पे बैठ गए, आपने 20,000 रुपया डाल दिया, 1,00,000 रुपया डाल दिया और 10 दिन बाद वो दुकान वापस बंद होगी, तो 1,00,000 रुपए का जुआ खेला है ना आप। करेक्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि बट शेयर पहले। बाज़ार में ऐसा नहीं है। हम्म। लोग उसको जुआ समझते हैं। जुए की एक अलग डेफ़िनेशन है। जुए की डेफ़िनेशन ये है कि आपने ₹2 लगाया, 0, फिर ₹2 खेला, फिर 0, फिर हम्म। ₹2 खेला, फिर 0। हम्म। बट शेयर बाज़ार में ऐसा नहीं है। शेयर बाज़ार से वेल्थ क्रिएट होती है, शेयर बाज़ार से इकोनॉमी चलती है, शेयर बाज़ार से बहुत सारे काम इन्वेस्ट होते हैं, हाँ। इन्वेस्ट काम होते हैं। तो हम्म। शेयर बाज़ार को अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखने का अलग-अलग नज़रिया है। हम्म। तो पब्लिक को क्या है कि अभी जो मैंने मैंने जो नोटिस किया है पिछले 4-5 साल में, जो कोविड के बाद में जो पब्लिक आई है मार्केट में, रिटेलर्स जितने भी आए हैं, वो ज़्यादातर ट्रेडिंग मेंटेलिटी, मतलब ट्रेडिंग ही करना है उनको। हम किसी से बात भी करते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि हाँ सर, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब बाजार कई बार गिरने गिरने लगता है, अभी जैसे रिसेंटली करेक्शन एक मार्केट में आया, तो उनका जो अंदर का ट्रेडर है वो जाग जाता है कि सर अब क्या होगा पता नहीं। फिर कई लोग तो बेच के भी चले जाते हैं। कई लोग थोड़ा ठीक है पेशेंस वाले रहते हैं, वो लंबा उसमें टिकते भी है। लेकिन मोस्टली 90-95% पब्लिक जो नहीं आई है मार्केट में, वो सब ट्रेडिंग मेंटलिटी के लोग हैं। तो उनको मार्केट की गिरावट और मार्केट की बढ़त में अपने आप को कैसे संतुलित रखना है, उसके बारे में अगर आपका कुछ ये है तो बताइए। सबसे पहले क्या है, शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने के लिए आदमी को अपने इमोशन पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। कि अगर आदमी इमोशनल हो गया या तो ख़त्म काम। हम्म। डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम करना है। अगर आपको काम करना है तो डिसिप्लिन के साथ करना है। हम्म। आपको किसी का फ़ोन आया ये ले लो, किसी का फ़ोन आया ये बेच दो, हम्म। कोई न्यूज़ चल रही है पेनी स्टॉक उठाओ,
करोड़पति बन जाओगे, ये उठाओ वो उठाओ। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी आपको शेयर बाजार में एंट्री लेने के टाइम सबसे पहले कुछ ना कुछ आपको स्टडी करनी चाहिए, नॉलेज होना जरूरी नॉलेज है। होना जरूरी है। बिना पढ़ा लिखा इंसान कोई भी आके किसी के बहकावे में आके कोई भी ट्रेड लेगा, 10,000 लग गए, कहानी खत्म। कोई भी, मतलब वो शेयर बाजार नहीं, वो कोई भी प्रोफेशन में अगर आप जा रहे हो, कोई भी बिजनेस उसका हो, आपको अगर नहीं। उसका नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज कुछ हो नहीं सकता उसके कुछ नहीं लिए। हो सकता है, करेक्ट है। तो मतलब अगर अपन बाजार कर रहे हैं तो अपने को उसके बारे में कुछ, कि इक्विटी क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, कैसे चलता है। फिर अपने को जो हम बाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बाई कर रहे हैं, ऑफलाइन बाई कर रहे हैं, तो अपने को जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, उसको अपन पूरा जान रहे हैं कि उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, ट्रेड लिमिट क्या होगी, सेल लिमिट क्या होगी, एग्जिट कैसे करेंगे, जीटीटी ऑर्डर्स क्या होंगे। तो वो सब चीज़ें, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ अपने को स्टडी, सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि ये कैसे होता है। मतलब किसी ने कुछ फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ ये पेनी स्टॉक उठा लो, आपने उठा लिया, पता चला शाम को वो जीरो हो गया। तो अपने को सोच समझ के शांति से अपने सविवेक से काम करना है कि क्या है क्या नहीं। मतलब अपना लेकिन अपना जो अगर समझ है अब उसको। अगर बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है, स्टॉक एडवाइजर है, टीवी एंकर है, वो एडवाइस करते हैं, उनकी एडवाइस बराबर, लेकिन उस एडवाइस को आप अपने हिसाब से उसको यूज करो। आप अपनी कसौटी पे पहले हाँ, कसो उसको। उसको मतलब कोई भी स्टॉक है उसको 4 बार स्टडी करो। हाँ, आपने एक बार लिया, सपोज 100 रुपये में कोई स्टॉक लिया आपने, वो 105 हो गया, बट आपको टारगेट आ रहा है 115 रुपये की, बट 115 रुपये में मतलब 100 रुपये में 15% रिटर्न हो गया, जो आज एफडी में भी नहीं है। तो आपको 5 रुपये मिल रहा है, तो आप 5 रुपये बुक करके एग्जिट करो ना उसमें। फिर अपन दूसरा ट्रेड देखेंगे। पहले 5 रुपये बुक हो गया, अभी सपोज आपने किसी के बोलने से कोई ट्रेड लिया, वो 95 हो गया, तो उसमें भी स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में स्टॉप लॉस लगा लिया कि नहीं नहीं 90 रुपये आएगा तब तक मैं देखता हूँ, 90 आएगा, फिर अपना दिमाग, अरे यार 88, 2 रुपये और, पता चला वो 80 हो गया, तो बोले तो 75 तक तो देख लेते हैं। हाँ, तो स्टॉप लॉस मस्ट है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए। मतलब अगर ट्रेडर भी है तो अपन, ऐसा तो नहीं है कि अपन राकेश झुंझुनू है या राधा किशन दमानी है, इतने बड़े पैसे ट्रेडर के पास। लिमिटेड कैपिटल होती है, और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। करेक्ट है। अपने 100 रुपये लाए, मतलब आपकी टोटल सेविंग, किसी सैलरीड क्लास वाले की 1 लाख रुपए सेविंग है, तो उसका ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल दे। कुछ परसेंटेज उसका 40% इक्विटी, 40% डेट में, या 30% फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, ऐसा अलग अलग एलोकेशन होना चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा पैसा, अभी आपने सपोज पूरा 1 लाख रुपया टॉप पे मार्केट में डाल दिया, और 2 साल तक वो भाव नहीं आया, तो आपको तो लॉस है ना वो चीज़ का। अदरवाइज अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15,000 तो 2 साल में उसका रिटर्न्स मिलता। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट लोअर लेवल्स पे कभी भी जब आता है कि मतलब मार्केट में करेक्शन है और लोअर लेवल्स पे कई सारी कंपनीज करेक्ट हो चुकी है, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी, अगर करेक्शन में लंबे समय तक मार्केट चलता है, तब पब्लिक को मार्केट उतना अच्छा नहीं लगता है, तब पब्लिक मार्केट से दूर भागती है। और वही मार्केट जब वापस हाई लगाता है, या कंपनीज के शेयर जो बढ़ने लगते हैं वापस 30-30, 40-40%, 50% के रनअप आ जाते हैं 4-5 दिन में ही, फिर से वापस पब्लिक को वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो उसके लिए मतलब कैसे अपने पे कंट्रोल करें? लोगों को एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि यार। देखो, बाजार में ना तो कोई टॉप पे बेच पाता है, ना कोई बॉटम पे खरीद पाता है। जो अगर ये बात बोलता है वो बेवकूफ़ आदमी है। तो कोई टॉप पे ना बेच पाया, ना बॉटम पे ले पाया है। अभी एक इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक ट्रेडर, दोनों की अलग स्टोरी है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म तो अभी ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं है। आप 100 साल तक जिंदा रहोगे, 80 ईयर्स तक रहोगे, 70 ईयर्स तक। बट लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है कि जो आया है उसको जाना है। ये सत्य बात है। और एक दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म में आप कितना अमीर बनना चाहते हो, कि आपके पास कितना पैसेंस है कि आप उसको अक्यूमुलेट करोगे। नहीं, मेरे पास तो बड़ा है, मेरे को पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ये मल्टी वैगर बनेगा या क्या। बट ट्रेडर के पास वैसा नहीं है, उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, उसको डेली अर्निंग्स चाहिए।
तो उसको क्या है कि उसको ये समझ के काम करना चाहिए कि अगर एफडी में 7.5% रिटर्न मिल रहा है, जो एचडीएफसी बैंक है, आज इतना बड़ा बैंक है, प्रीमियम बैंक है, वो उसमें अपन पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो 7.5% दे रहा है, और मेरे को कोई स्टॉक से सिंगल डे में अगर 5% मिल रहा है, तो मेरे को उसको बुक कर लेना चाहिए। तो उसमें वो ग्रीड है जो वो आदमी उसकी वजह से पीछे रह जाता है। हाँ, मतलब बिना ग्रीड और फियर के कोई ट्रेड ही नहीं होता है। अगर सपोज आपने कोई स्टॉक 200 रुपये में बेचा, तो आप ये समझ के बेच रहे हो कि आज बिक रहा है, कल नहीं बिकेगा। हम्म, मतलब आपको दोनों चीजें है ना, ग्रिड और खरीदने वाला, तो सेम उसमें भी वही पोजीशन है। हम्म, तो बिना ग्रिड और फियर के तो ये काम होता ही नहीं है। हम्म, अभी सपोज कोई ट्रेडर है, वो 15,000 रुपये लेके आया फर्स्ट डे, हम्म, उसने सपोज कोई भी स्टॉक लिया XYZ, और उसमें उसके 15,000 रुपये पूरे हो गए। फिर वो थोड़ा स्टॉक ऊपर आया, फिर उसने देखा चलो 5,000 और लगा देते हैं, 5,000 लगाया, वो स्टॉक वापस नीचे चला गया। तो स्टॉक का तो डबल बॉटम हो गया, पर अपना बॉटम हो गया। हम्म, तो फिर आदमी उसको देखता ही रहेगा, हम्म, वो ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, अपने को समझ में नहीं आएगा, जब टॉप पे जाएगा अपन वापस बाई में आ जाएंगे उसमें। हम्म, तो एक मतलब कि रूल होना चाहिए कि मेरे को इतना है, आज मेरे को नुकसान हुआ, हम्म। मेरे को आज ट्रेड नहीं करना है। मतलब खुद को ही वो मतलब बनाना पड़ेगा हाँ, फिर। इमोशन पे कंट्रोल करना है कि आज अगर 10,000 का नुकसान हो गया, हम्म, मेरे को ट्रेड नहीं करना है, मैं कल देखूंगा क्या करना है, कौन से स्टॉक में करना है। अभी वो 10,000 को अगर नुकसान हो गया, मेंटेलिटी रिटेलर्स की क्या है, उसको रिकवर करना है। कमाने की तो सोचो, वो 10,000 को रिकवर करना है, वो 10,000 रिकवर करने के चक्कर में शाम तक आदमी 50,000 दे आता है, 50 करेक्ट है। और फिर वो लॉस, वापस रिकवर होता वो नहीं है। रिकवरी नहीं होता, क्योंकि तब तक वो स्टॉक फिर अपन उसको देखते रहते हैं ऐसे एक टक एक टक, कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तब तक तो वो हमने लिमिट से बाहर हो गया होता है। और ट्रेडर को काम करना है तो सबसे पहले उसको ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक में, उसको सबसे पहले जो लार्ज कैप है, अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस वाले, बढ़िया कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप अच्छा है, जो लिक्विड फंड्स, लिक्विड काउंटर है, लिक्विड स्टॉक, जैसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं, उनका बिड और आस्क में डिफरेंस होता है। सपोज आपने बाई किया मतलब वॉल्यूम नहीं है उनमें, हाँ, लिक्विडिटी हाँ नहीं है। लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम, इन आपने 209 रुपये में बाई किया, हम्म, बट अगर आप 1 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद उसको सेल करने जाए, 204 में बिकेगा वो, हम्म, तो आपको तो 5 रुपये का, आपने 100 क्वांटिटी ली तो 500 रुपये का तो ऐसे ही नुकसान हो गया। हम्म, तो लिक्विड ही नहीं है तो उसमें क्यों जानेगा। हम्म, आपको काम करने का, आप रिलायंस में करो, आप HDFC में करो, आप TC, वो लिक्विड, वो कभी भी सेल, कभी भी बाइंग, वॉल्यूम हो रहा है उनमें, हम्म। उनके फंडामेंटल्स। तो ये बेसिक, मतलब जिसको ट्रेड करना सीखना है मार्केट में, उसके लिए ऐसा है कि कहीं भी लिक्विड 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 काउंटर में कंपनी ट्रेड करो सबसे पहले, और वो भी वो सेक्टर के जो टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर है, महिंद्रा है, मारुति है, आपको FMCG में ITC है, HUL है, तो टॉप परफॉर्मिंग काउंटर में काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, वो अगर लिक्विड होना चाहिए। लॉस को अगर लिमिट करना है हाँ, तो। लिमिट करना सब नहीं, सीखने के लिए, मतलब ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसको क्या क्या, मतलब एडवाइस किसी से पूछने, स्टडी किया, फिर कोई रिसर्च एनालिस्ट का कॉल आया, तो वो काम करता है, तो उसको वो भी देखने का कि मैं जब काम कर रहा हूँ इनिशियल स्टेज पे, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मेरे को देखना है कि वो स्टॉक लिक्विड है कि नहीं। हम्म, करेक्ट है। उसके अच्छा, बाद उसके एक एक मेरा अगला सवाल, जो न्यूज़ आती है ना, कई बार न्यूज़ आ जाती है, सोशल मीडिया का टाइम है अभी, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फट से न्यूज़ आ जाती है, किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव आ जाती है, पब्लिक उसमें माल बेचने लगती है, मार्केट क्लोज होता है, तो फिर कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भाई वो न्यूज़ हमारी तरफ से फर्जी है, वो हमारा उस न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कई बार होता है शेयर्स में, कई बार जिसे बड़े लोग मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह का जो न्यूज़ फैला देते हैं, तो पब्लिक को उस न्यूज़ से कैसे बचना चाहिए? अभी सबसे पहले सपोज ट्रेडर ने कोई ट्रेड लिया, हुँ, तो ट्रेड लिया तो उसका अपना ट्रेड है, वो उसकी खुद की कैपिटल है। हुँ, तो अगर उसने लिया है कोई लिक्विड स्टॉक में लिया है, या कोई भी रिलायंस में लिया है, HDFC में लिया है, XYZ में लिया है, तो वो स्टॉक्स है, वो परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। हुँ,
मतलब उनको अगर मार्केट में गिरावट होगी तो उनमें गिरावट होगी, मार्केट में तेज़ी होगी तो उनमें तेज़ी होगी। अभी अगर कोई सपोज़ उसने टीवी चालू करके बैठा है, उस पे न्यूज़ आ रही है, कोई रिसर्च एनालिस्ट ने सपोज़ उसी पे सेल कॉल दे दिया। हुँ, आपने सपोज़ ₹100 में बाई किया और रिसर्च एनालिस्ट आके उसको सेल कॉल दे रहा है और आपका स्टॉक 98 हो गया, तो आप तो एकदम घबराहट में आ जाओगे, हाँ, आप उसको पेनिक में बेच दो। हुँ, बट ऐसा नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है वो 103 में चला जाए, रिसर्च एनालिस्ट भी गलत हो सकता है, हुँ, क्योंकि वो भी सिर्फ स्टॉप लॉस लग नीचे स्टॉप लॉस भी देते हैं ना रिसर्च हुँ, एनालिस्ट। हुँ, तो ऐसा हर सिनेरियो में ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हो। हुँ, अभी कई बार जैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो हुँ, अनसर्टेन इवेंट्स हैं, हुँ, मतलब उनका कुछ पता नहीं है। सर्टेन इवेंट्स जैसे कंपनी का रिजल्ट आना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं, हुँ, उसको फोरकास्ट देना है, उसको रेवेन्यू गाइडेंस देनी है, उसको मार्जिन गाइडेंस देनी है, वो सर्टेन है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने ही हैं। उस टाइम जो स्टॉक का बिहेवियर होता है, वो उसका एक्चुअल बिहेवियर होता है। हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो शेयर्स शेयर्स है, उसकी जो प्राइस है, वो उसकी अर्निंग पे डिसाइड होती है हुँ, 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 कि वो स्टॉक कैसा अर्निंग दे रहा है। अभी सपोज़ अब इंडिया पाकिस्तान, वो अनसर्टेन इवेंट किसी को पता नहीं। अभी रिलायंस का भाव सपोज़ उस दिन 1300 था और नीचे गिरा और बाद में जब सीज़ फायर हुआ तो उसमें वापस जो तेज़ी स्पीड में, से रिकवरी आई, तो क्योंकि वो अनसर्टेन इवेंट थी। हुँ, उससे उसकी अर्निंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने कोई फोरकास्ट खराब नहीं किया उसने। हुँ, तो ऐसे मैनिपुलेटेड जो व्हाट्सएप मीडिया है, उसको कम ध्यान में लगाने का, अच्छी मतलब अच्छे एनालिस्ट की बात सुनने का, स्टॉप स्टॉप लॉस लगाने का, फिर जो आप बाई कर रहे हो उसकी प्रॉपर थोड़ा स्टडी करने का। कि वो क्या है, उसका क्या बेचता है, क्या खरीदता है, कहाँ उसका काम है, कौन प्रमोटर है, हुँ, क्या काम कर रहे हो, केवल हवाबाजी तो नहीं है, हुँ, या केवल ऑर्डर के ऊपर तो कंपनी नहीं जी रही है। करेक्ट है। वो सब चीज़ें। वो ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी जब ट्रेडर है तो उसको सपोज आपने ₹100 में स्टॉक लिया, वो 95 है तो 100 ले लेते एवरेज, एवरेज करने का नहीं। हुँ, एवरेज के चक्कर में पब्लिक कई बार क्या होता है कि एक क्योंकि हो पहले सकता है वो 70 हो गया, 60 हो गया, फिर अपन उसको देखते रहेंगे और वो पता चला ₹10 हो गया। कई बार होता है ऐसा, कई बार होता है। क्योंकि वो बहुत सारी घपलेबाज कंपनियां हैं, हुँ, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, या जो पर बात कुछ करते हैं और उनके रिजल्ट्स कुछ और आते हैं। हुँ, तो उन स्टॉक्स में फिर आप एवरेजिंग करोगे तो दूसरे मतलब खेल आप खराब होना है उसमें। लिक्विड में काम करो, बट उसको एवरेज मत करो। हाँ, एवरेज का भी एक रूल होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल तक हम करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, जो होगा फिर जो होगा। तो एक मेरा आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मेरा टाइम टारगेट का स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टर के लिए। टाइम टारगेट मतलब कि प्राइस तो एक सर्टेन है कि भाई हम अगर प्राइस टारगेट दिमाग में रख के चलेंगे कि ₹30 का शेयर 60 हो गया, तो बेचना है। लेकिन टाइम की अगर हमने बात करते हैं कि टाइम टारगेट मतलब 3 साल का अगर टाइम टारगेट मैंने रख दिया अपने कोई भी शेयर के लिए, तो 3 साल में कोई भी प्राइस मिल सकता है। फिर आपको वो 60 का 600 भी मिल सकता है। हो सकता है 6000 भी मिल जाए। 3-4 साल में तो शेयर पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आपकी अभी हम चर्चा कर रहे थे ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, स्टॉप लॉस है, न्यूज़ का है, इधर-उधर की चीज़ें, लिक्विड कंपनीज़ में हमें देखना चाहिए इनिशियल जो ट्रेडर बनते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऐसी कौन-सी नई स्ट्रैटेजी जिसमें वो अपने आप को शांत रख सके और मार्केट की गिरावटों को इग्नोर करके उसमें आगे बढ़ते रहें? देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है हुँ, उसको अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? हुँ, सपोज आपने अभी जो रिसेंट करेक्शन हुआ, हुँ, उसमें आपने पैसा डाला, मार्केट ऊपर गया, हुँ, बट आपने वहाँ भी सेल नहीं किया। हुँ, बट आपने सपोज टाटा पावर को ₹180 में लिया हुँ, और आपने ₹550 देखा टाटा पावर को। हुँ, अभी ये रिसेंट करेक्शन आया, उसमें आपका टाटा पावर वापस ₹350-400 है। हुँ, बट आपको उसमें लॉस नहीं हुआ, हुँ, बट आप पीक पे उसको सेल नहीं कर पाए। हुँ, अभी आपको लगता है कि टाटा पावर में इतनी पोटेंशियल है, हुँ, अच्छी अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है, अच्छी अर्निंग्स है, हुँ, तो आप वो गिरावट जो आ रही है, हुँ, जब ऊपर से इंडेक्स 20% करेक्ट हो जाता है, हुँ, उस टाइम पे उसमें वापस पैसे डालो, हुँ, तो फिर उसमें जब रहना पाएगा, हुँ,
तो वो 500 की जगह वो 700 होगा। तो हम्म, आपका जो एवरेजिंग हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, हम्म, वो उसको फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। हम्म, हम्म, अभी आपने सपोज आप सोच रहे हो कि मैंने 550 रुपये ऊपर टॉप मारा, मैंने वहाँ पे नहीं बेचा, हम्म, और जो गिरावट आ रही है मैं उसमें बेच दूँ, हम्म, तो वो बेवकूफ़ी होगी। हम्म, कि सही टाइम पे सही भाव नहीं मिलेगा। हम्म। हाँ, कई बार वो लॉन्ग टर्म वाला माइंड जो रहता है गिरावटों में, फिर वो हर एक आदमी मतलब जो नए वाले जब हैं उनके आपका वालों। वक्त सही रहेगा तो हम्म, उसका वैल्यूएशन महंगा रहेगा, हम्म, आपका वक्त खराब रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वैल्यूएशन सही हो। हम्म। मतलब मार्केट की गिरावट में मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, मार्केट की गिरावट जब होने लगती है तो म्यूचुअल फंड और अपने इंडेक्स फंड, शेयर बाजार का जो पैसा है, वो सब रिडीम करने के लिए भागते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो उनके अंदर का है वो ट्रेडर बन जाता है। वो सिचुएशन से कैसे बचें? उस तरह की, अब जैसे अभी 8 महीने से गिरावट चल रही है, कई लोगों ने मार्केट की गिरावट में पैसा नुकसान में निकाल लिया था मार्केट से। तो उस सिचुएशन से कैसे बचें? उसके लिए कुछ आइडिया आपका, कोई स्ट्रैटेजी जैसे कुछ? मैं आपको बताता हूँ कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है, हुँ, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हुँ, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, सपोज उसको 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। हुँ, तो 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में उसको ये नहीं कि उसने 50 कंपनी के शेयर ले लिए। हुँ, उसको मैक्सिमम जो एफडी का रिटर्न आता है 7.5%, तो एक शेयर में जो उसकी 100 रुपए की पूंजी है उसको 7.5% एलोकेट करना चाहिए। मोटा हुँ, मोटी 100 रुपए में उसको 15 शेयर, मतलब टाइप ऑफ 15 टाइप ऑफ शेयर्स उसको बाई करने चाहिए। हुँ, हुँ, उसमें उसका एलोकेशन होना चाहिए। हुँ, उसमें भी उसको ये देखना है कि मेरे को लार्ज कैप में कितना करना है, मिड कैप में कितना करना है। मिड कैप में भी कौन से अच्छे मिड कैप्स हैं, हुँ, फार्मा के कौन से हैं, डिफेंस के कौन से हैं, या अभी कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, हुँ, तो उसके अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हुँ, हो सकता है कई बार आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे होता है और हुँ, कई बार ऑल टाइम लो पे होता है, हुँ, बट आईटी इंडेक्स उनके अर्निंग्स अच्छे हैं, उनके डिविडेंड ग्रोथ है, उन बोनस देते हैं, बाईबैक्स है, तो वो सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। हुँ, तो अपने को ऐसा नहीं कि अपन कहीं भी पैसा एलोकेट कर दें कि कोई भी फंड में, हाँ ये 20 रुपए का माल है इसको ले लो 1000 क्वांटिटी, हुँ, ये 40 हो, अरे वो 40 होने में टाइम कितना लगेगा वो देखो। हुँ, आप उतना पैसे इन्फोसिस में डालो ना, हुँ, वो आपको डिविडेंड भी देगा, उसमें बोनस भी आएगा, और आपको अच्छी नींद आएगी उसको लेने के बाद। हुँ, लो अभी अगर आप कोई स्टॉक बाई करते हो, आप 20 लाख रुपए लगाते हो, 10 दिन बाद उसमें 10% करेक्शन आ गया, 2 लाख रुपए आपकी पूंजी टूट गई, तो आपकी तो नींद हराम। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए आपको नींद हराम नहीं करनी है, आपको शांति से सोना है। हुँ, कि कुछ भी हो जाए, हुँ, परमाणु भी गिर जाए तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, हुँ। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो वापस आना ही है ना। अच्छी लार्ज कैप की जो कंपनीज़ है, उनमें वापस आगे हाँ, पीछे बाजार के करेक्शन के बाद अच्छा भाव वापस हमें देखने के लिए मिलता है। ये जनरली होता है ऐसा। कोविड के दौरान भी काफ़ी पैनिक हुआ था मार्केट में, लेकिन 3 साल के अंदर-अंदर सब कुछ ठीक हो गया और बहुत अच्छा हो गया और मार्केट में। मार्केट का एक रूल है कि मार्केट के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हुँ, मतलब चेंज इज द रूल ऑफ मार्केट। हुँ। अभी कौन आइडेंटिफाई कर सकता है कि मार्केट टॉप बनाएगा बॉटम बनाएगा? नो कोई वन, नहीं कर नो सकता, वन कोई कैन नहीं। प्रेडिक्ट। हुँ, हुँ, मार्केट टॉप कब बनाएगा? जब मार्केट बोलेगा आओ आओ आओ, हुँ, सब लोगों को लेगा वो एक साथ। हुँ। जब तक आएंगे नहीं ना, तो मार्केट तो टॉप मैं बनेगा नीचे नहीं, नहीं बनेगा ही नहीं, वो अप। चलता रहेगा और जब पब्लिक अपना सब जब एफडी। जब हर आदमी, जब ऑटो वाला, रिक्शे वाला, पान वाला, जब पूरे पब्लिक आज ये ले लो, ये मेरे मामा ने रिकमेंड किया है, ये मेरे बुआ का लड़का है, वो रिसर्च एनालिस्ट है, ये वो फंड मैनेजर है, उसका ये कॉल है, ये वो है, फलाना है, ढिमका है। जब सब पूरी पब्लिक जब बाइक बोल बाई देने। कॉल देने लग जाए ना, जब कोई भी आदमी, अरे इसका टारगेट तो 800 रुपये का आया भाई साहब, 10 दिन हुँ, में बढ़ जाएगा, हुँ। तब आप समझो कि वो टॉप होने के करीब है। करीब है मार्केट, करेक्ट है। और जब पब्लिक को लगे कि सब बेच के निकल जाओ, नहीं नहीं, भाग जाओ। ज़िंदगी में भाव ही नहीं आएगा, मैं शेयर बाज़ार में आया क्यों? मैंने जॉइन क्यों किया? मेरी बुद्धि खराब हो गई थी क्या? क्या करने का था? ये सब, तब आप समझो कि मार्केट में बॉटम बॉटम बन रहा है। बॉटम बन रहा है, हुँ। कभी भी मार्केट में बॉटम बन सकता है।
जब हर कोई बेचने की सलाह दे कि यार हाँ, बेच के भाग जाओ घर पे कोई अभी, कोई पूछे ही नहीं, अरे नहीं नहीं ये कोई धंधा है क्या, शेयर बाजार, ये जुआ है ये तो। जुआ है ये वो, सब ऐसी बात करे। हम्म। नहीं नहीं ये काहे को करने का, मेरे को एफडी में रखना चाहिए था, मैं काहे को जॉब छोड़ के आया, हम्म। मैं काहे को एसआईपी चालू किया, ये सब। और सबसे बड़ी बात, जब एसआईपी भी रिडीम होने लग जाए, एसआईपी तो हर कोई लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए करता है ना, लंबे समय के लिए। हर किसी का रहता है जब एसआईपी शुरू करती 10 साल 20 साल 30 साल के लिए। जब एसआईपी का पैसा रिडीम होने लगे, तब तो मतलब बिल्कुल हमें देखो, ऐसा समझना चाहिए कि हाँ बाजार की बॉटम बन रहा है। मार्केट की एक खास बात है हम्म। कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। चलना है, करेक्ट है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा वो। और अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हो, हम्म। तो मार्केट, आप चाहे कितने भी धुरंधर हो, मार्केट आपको बाहर निकाल के फेंकेगा। सपोज आपने कोई स्टॉक टॉप पे लिया, हम्म। अब आपको उसकी न्यूज है कि नहीं ये तो डबल होएगा, हम्म। बट वो स्टॉक वहां से पहले 10% करेक्ट हुआ, फिर 20% करेक्ट हुआ, आप फिर भी जिद्दी करके बैठे रहे, हम्म। वो स्टॉक 40% करेक्ट हो गया, हम्म। तब आपको फियर आएगी, हम्म। डर लगेगा, और आप उससे एग्जिट कर दोगे। हम्म। मतलब वो अपने आप आपको एग्जिट करवाएगा, आप इतने दिन एग्जिट नहीं किया आपने, हम्म। बट वो अपने आप ऐसी कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, या कोई निफ्टी का गैप डाउन ओपन होना, या कुछ भी हो सकता है हम्म। कि जीडीपी नंबर्स खराब आ गए, उसका रिजल्ट खराब आ गया, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू, कुछ भी है, वोटेवर, हम्म। आपको एग्जिट कर देगा। एग्जिट करवा देंगे वो। हम्म। तो जिद्दी नहीं बनने का, हम्म। मतलब मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, अपने को ट्रेंड के हिसाब से चलना है, अपने को अपना ट्रेंड नहीं बनाना है। ये जो आप बात बता रहे हैं, इसके लिए मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपनी जनरली रील्स में बताता हूँ उसके बारे में। बीएसई का शेयर था, कोई टाइम में 100 सवा 100 150 रुपए पे ट्रेड करता था। वो वहां से चलते चलते हो गया 1000 रुपए भाव उसका। और पब्लिक को जब 900 1000 हुआ, तब वो अट्रैक्टिव लगने लगा कि यार बीएसई देखो 900 रुपए पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शेयर बाजार से रिलेटेड कंपनी है, पता नहीं क्या भाव हो जाएगा। पब्लिक 800 900 1000 में आते थे, पब्लिक भर भर के उसमें बैठ गई गाड़ी में। और फिर उसका आया करेक्शन का टाइम पीरियड। वो कई टाइम तक, कई महीनों तक धीरे धीरे गिरते गिरते वो आ गया भाव 400। और 400 रुपये भाव आने के बाद, ऊपर के लेवल से 60% करेक्ट होने के बाद, पब्लिक तो उसमें टिकने वाली है नहीं। तो पब्लिक धीरे धीरे करके वापस 500 600 तक एग्जिट हो गई। वही जो आप बोल रहे हो, पैनिक सेलिंग, 40% करेक्शन होने के बाद में पब्लिक निकल जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी फिर जवाब दे देते हैं, उनके भी घुटने कि यार पता नहीं क्या होगा। और फिर वो 400 से आज शेयर हम देख रहे हैं उसको क्या भाव हो गया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम्म। 10 साल पहले पता है आपको कौन सी कंपनी के फ़ोन सबसे ज़्यादा चलते थे? हम्म। वो आज नोक किधर है ही नहीं। नोकिया। हम्म। बट वो कहाँ है? क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाया अपने आप को। हम्म। तो मार्केट में भी वैसा ही है। मतलब मार्केट को, जो मार्केट का ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन में है, अपने को वैसे ट्रेंड में जाने का है। और मार्केट में हमेशा जब बेयर मार्केट होता है ना, तब पैसा बनता है। हम्म। बुल मार्केट में पैसा नहीं बनता है, क्योंकि बुल मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। हम्म। बेयर मार्केट जैसे अभी निफ्टी ने रिसेंट 21,700 का लो मारा, हम्म। और आज वहां से कितना है, एक महीने के अंदर, हम्म। तो क्या रिटर्न्स आ गए, मतलब पूरे साल के रिटर्न आ गए। हम्म। शेयर बाजार में 2 ही महीने काम होता है, हम्म। मतलब पूरे साल का काम 2 महीने में होता है। हम्म। बाकी 10 महीना केवल कंसोलिडेशन है, ऊपर कुछ नीचे नहीं, करता उसमें है। ब्रोकरेज का पेमेंट करना है। सर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, काफ़ी पब्लिक का कमेंट्स भी है उसके ऊपर कि सर ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, मतलब पब्लिक को इनके बारे में जानकारी नहीं है अभी फ़िलहाल कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, ईटीएफ में कैसे काम होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, उसको कितना लंबा हमें रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी कई बार खबरें आती रहती है कि ये भी एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो कहीं ना कहीं गुब्बारा कहीं ना कहीं फूटेगा। ऐसा पब्लिक को देखो, सुनने को मिलता है, तो वो सवाल पूछते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। हम्म। कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, हम्म। उसने फंड फंड बना के रखा है, ये डिफेंस फंड है, ये मिड कैप फंड है, ये स्मॉल कैप है, ये निफ्टी लार्ज कैप है, ये है। तो उसमें वो पैसा डालते हैं फंड हाउस वाले, फंड मैनेजर। जैसे इक्विटी लिंक्ड हो गया म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड हो गए। अभी म्यूचुअल फंड में जैसे सैलरीड क्लास पर्सन है, हम्म। उसको शेयर बाजार नहीं देखना।
हुँ, उसको 1 तारीख को पगार आती है कि हुँ, भाई साहब मेरा 5,000 रुपए का एसआईपी जाना चाहिए, हुँ, तो उसने डाल के रख दिया। हुँ, उसको शेयर बाज़ार नहीं, उसको बार-बार ओपन करके हुँ, ज़ीरोधा या कोई भी जो भी ग्रो है, कोई भी ये प्लेटफ़ॉर्म ओपन करके नहीं देखना है हुँ, कि मेरा क्या भाव चल रहा है, क्या नहीं। मेरे भी आप पे फंड मैनेजर बैठा है, वो डालेगा। हुँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के कुछ एक्सपेंस होते हैं। हुँ, म्यूचुअल फंड जब आप स्टार्ट करते हो, आपने 5,000 रुपए की एसआईपी, तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है। हुँ, क्योंकि सामने वाला आपके ब्याज पे क्यों आपको कमा के देगा? कुछ तो लेगा ना, वो एंट्री कर रहे हो तो आप। हुँ, तो वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है ईटीएफ से। हुँ, मतलब थोड़ा की बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1%। हुँ, अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी लगाई तो जाती है, तो वो शायद 1% कम होके जाती है। हुँ, 9,900 इन्वेस्ट होता होगा आपका। हुँ, और जब आप रिडीम करते हो तब भी आपको एग्ज़िट लोड लगता है। हुँ। उसमें कुछ टाइम पीरियड है? हाँ, और इसका एक थोड़ा-सा लूपहोल क्या है म्यूचुअल फंड में, सपोज़ आज मार्केट 10% करेक्ट हुआ। हुँ, आपने लमसम 1 लाख रुपए लगाया हुँ, कि मेरे को म्यूचुअल फंड ऐसे ही, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। हुँ, आपको 3 बजे के पहले ऑर्डर प्लेस करना है। हुँ, तो आपको शाम को जो क्लोजिंग एनएवी आएगी वो मिलेगी। हुँ, बट कई बार क्या होता है कि वो नहीं देते हुँ, कि आपका 3 बजे पहले ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया। हुँ, तो नेक्स्ट डे की एनएवी मिलती है आपको। और हुँ, सपोज़ नेक्स्ट डे को मार्केट 5% रिकवर हो गया है, हुँ, तो उस दिन की भी आपको क्लोजिंग एनएवी मिलेगी। हुँ। तो फिर वो थोड़ा महँगे पे बाय हो गया। हाँ, तो थोड़ा-सा मतलब, अब जिसको सैलरीड क्लास है उसको नहीं देखना है, वो उसके लिए सही है। बट जिसको मार्केट का नॉलेज है, समझता है, ट्रेडर है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ईटीएफ, ईटीएफ में क्या होता है, आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक बाय नहीं कर रहे हो। एक्सचेंज आप एक्सचेंज के ऊपर जो फंड है, जैसे आपका डिफेंस फंड है वो भी ट्रेड हो रहा है। जैसे आपका एफएमसीजी फंड है, वो एफएमसीजी में आप 50 मतलब पूरी कंपनी में दांव लगा रहे हो। पूरे इंडेक्स में दाँव लगा रहे ग्रुप हो आप। ग्रुप कंपोनेंट ऑफ ग्रुप पे दांव लगा रहे हो। जैसे आप निफ्टी निफ्टी का ईटीएफ लेते हो, निफ्टी 50 का, हुँ, तो उसमें 50 कंपनी आ गई। हुँ, अभी इसका ईटीएफ का फायदा क्या है? सपोज ईटीएफ आप बाई करते हो तो उसमें पूरा रिस्क कवर हो गया। हुँ, मतलब निफ्टी में क्या है, निफ्टी तो जीरो नहीं होगा, सेंसेक्स तो जीरो नहीं होगा। हो सकता है आपका स्टॉक नीचे आ जाए, खराब उसका बिहेवियर हो, उसकी अर्निंग खराब हो, फोरकास्ट खराब हो, या कुछ उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, तो हो सकता है वो खराब हो जाए। अभी जैसे निफ्टी का आपने ईटीएफ लिया, तो निफ्टी में क्या हो, घपले, जैसे कोई घपले वाली कंपनी है, येस बैंक बाहर, हुँ, या इंडिया बुल बाहर, हुँ, फिर कोई अच्छी कंपनी आती है जैसे नेस्ले है, जियो फाइनेंस है, ज़ोमैटो है, उनको इन, तो उनका वेटेज वो बराबर रहता है। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो हो गया, हुँ, और उसमें ना एक्सपेंस रेशियो है, हुँ, ना कोई एग्ज़िट लोड है। लोड है। आप उसको सवा 9 से साढ़े 3 ट्रेड कर सकते हो, हुँ, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। जब चाहे आप बाई करो, जब चाहे आप सेल करो, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो उसमें। फिर दूसरा, उसमें आप उसमें एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। हुँ, और उसमें क्या है कि जो ये ईटीएफ्स होते हैं वो कंपैरेटिवली जब गिरावट होती है तो उससे कम गिरते हैं, और जब तेज़ी होती है तो उससे कम तेज़ होते हैं। मतलब थोड़ा रिस्क, रिस्क रिटर्न दोनों ही कम है। हाँ, रिस्क भी कम है, रिटर्न भी थोड़ा हाँ। कम है। लेकिन लिक्विड है ये, आप कभी भी बाहर निकल सकते हो। हाइली लिक्विड है। आप म्यूचुअल फंड में, आप सपोज़ वार हो गया, कुछ भी हो गया, आप ऑर्डर प्लेस करोगे रिडेम्पशन के लिए, 2 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद। हो सकता है फंड मैनेजर ने तो जहाँ एलोकेशन किया था वहाँ से वो निकल गए हों, हुँ, लेकिन आपके पास पड़ा, आपने बेचा ही नहीं। तो हुँ, जब तक आप रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट ही नहीं रेज़ करोगे, वो माल कैसे बेचेगा आपका? करेक्ट है। ईटीएफ में भी बहुत सारे ईटीएफ्स है। अभी सपोज़ आप इंडिया में बैठे हो, हुँ, कोई इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर, उसको लगता है कि नहीं, नहीं, मेरे को यूएस वाले, मेरे को नैस्डैक में ट्रेड करना है। हुँ, पर नैस्डैक में ट्रेड करना है तो वहाँ पे तो रात, अपने यहाँ रात होती है, वहाँ दिन होता है, वैसा है, हुँ, रात को ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि नैस्डैक का ईटीएफ है, हुँ, वो ले लो। करेक्ट है, हैंग सेंग का ईटीएफ है, वो ले लो। गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है। करेक्ट है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि पब्लिक जो रिटेलर्स की बात करते हैं हम जनरली अभी इस पॉडकास्ट में, तो रिटेल कोई भी एक व्यक्ति समझो आता है मार्केट में, आते ही जैसे ही डीमैट अकाउंट खुलता है,
कोई ना कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करवाने वाले जो ग्रुप्स हैं उनका फ़ोन आता है कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग एक चिड़िया है जो आपको पैसा एक दिन में 2 दिन में डबल ट्रिपल कर देगी, तो वो आप शुरू करिए, आप मुझे इतना दीजिए, हम आपको इतना बना के देंगे। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में लोगों का पैसा बहुत बर्बाद हुआ है सर, बहुत बर्बाद हुआ है। देखो ऑप्शन मतलब रिटेलर करेगा वायदा तो नहीं होगा फायदा। हुँ, मतलब जी ये किसके लिए है ये सब? हुँ, ये जो बड़े लोग हैं जी, एफआईआईज है, डीआईज है, म्यूचुअल फंड है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये सब उनके लिए है। क्योंकि उनके पास उतना पैसा है, उनको उतनी समझ है, उनके पास उतने फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल एनालिसिस है, वो खुद चार्ट बनाते हैं। रिटेलर क्या चार्ट बनाएगा? वो क्या फंडामेंटल चेक करेगा? एफआईआई जो उसको पता ही कंपनी का क्या रिजल्ट आने वाला है, कंपनी कहाँ बेच रही है, उसके पास सब ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके कहाँ शोरूम्स हैं, क्या मार्केट प्लेस है, क्या धंधा कर रही है वो, क्या क्रेडिट रेटिंग है, आपके पास कुछ नहीं है। हुँ, और वो सब उनको पता है कि कौन आदमी कमा रहा है। अभी सपोज आज बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का किसी को ऑप्शन बाइंग करता है, तो ऑप्शन बायर को तो हमेशा नुकसान होना ही है, क्योंकि वो टाइम डिके है। हुँ, हुँ, और ऑप्शन सेल करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, हुँ, और अपन 15,000 ला रहे हैं, 15,000 रुपये अपन कैपिटल लेके आए, उसको ऑप्शन में डाल दिया, शाम को जीरो, हुँ। तो अगले दिन क्या? फिर ऑप्शन का नुकसान रिकवर करने के लिए फिर पैसे लेके आते हैं पब्लिक और फिर वापस। ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेड केवल अगर करना हो तो भी स्टॉक्स में करना चाहिए, जो लिक्विड स्टॉक्स हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आज सपोज रिलायंस 50 रुपये, रिलायंस के अर्निंग्स आने वाले हैं, तो बोथ साइड के उसमें पुट और कॉल आप कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स एक रिटेलर को इंडेक्स में ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कैपिटल देके ही जाना है, देके जाना लेके है, कुछ नहीं लेके जाना कुछ है। नहीं जाना है। कभी-कभार ले भी लिया तो क्योंकि वो दूसरे नशा दिन देना है। है। हुँ, आपने उसमें 100 रुपये लगा के 135 रुपये में सपोज कोई कॉल बेच दिया, हुँ, 35 रुपये है आपको, हुँ, 30 रुपये का लॉट है बैंक निफ्टी, 30 क्वांटिटी का लॉट है बैंक, आपको 1,050 रुपये मिला, आपको लगेगा नहीं नहीं अभी मेरे को 3 लॉट लेने चाहिए, हुँ, 4 लॉट लेनी चाहिए, वो नशा है। हुँ। तो फिर तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं रिटेलर है। को दूर रहना चाहिए। रिटेलर को हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर समझ नहीं है तो दूर ही रहना चाहिए। मैं भी जनरली बोलता ही हूँ अपने ऑप्शन जितने ट्रेड मेंबर्स नहीं हैं। करना चाहिए। अगर सपोज वही पैसा जो आपने लूज किया है, वो हुँ, पैसा आपने रिलायंस के स्टॉक में डाला होता 5,000 रुपये, हुँ, आपको सपोज जो भी भाव उस भाव से 25 क्वांटिटी भी आती, हुँ, तो आपको शांति रहती है ना। हुँ, और कैपिटल तो आपका नहीं टूटा। सपोज 5% भी करेक्ट हो गया रिलायंस, 5,000 के इन्वेस्टमेंट में 5% मतलब 250 रुपया, तो आपका 4750 तो अभी आपके पास है ना, हाँ, स्टॉक से। हुँ। वो कभी लेकिन ना लेकिन कभी आपने अगर ऑप्शन कर लिया तो जीरो हो गया वो। करेक्ट है। इंट्राडे और ऑप्शन में हर बार पब्लिक को मार नहीं, पड़ती है। इंट्राडे करो, इंट्राडे में कोई इश्यू नहीं है, बट नहीं, लेकिन इंट्रा में बहुत पैसा जा रहा है लोगों का। इंट्राडे का रूल बनाने का, इंट्राडे में आपको काम किया, मैंने आपको बताया लिक्विड फंड में काम करो, एवरेज मत करो, स्टॉप लॉस लगाओ। अभी सपोज आपने एसबीआई बाई किया, सपोज हुँ, एसबीआई आपने 800 रुपये में बाई किया, 820 रुपये का भाव आया, 500 शेयर लिया, आपको 10,000 रुपये बन गए। आप सिस्टम बंद कर दो, हुँ, वो 10,000 को खर्च करने जाओ, उस दिन कोई ट्रेड मत लो। हुँ, मतलब कुछ भी करो, अगर अपन वापस ट्रेड करने जाएंगे तो सामने वाले को पता है ना, ये लेके गया वापस लेना है। हुँ। तो वो नशा है ना, वो तो या फिर आप करते हो ट्रेड तो दूसरे स्टॉक में करो, वो स्टॉक में मत करो। जिस स्टॉक में आपको फायदा हो गया सुबह से, एक बार आपने ट्रेड लिया, हुँ, दोबारा मत करो उस स्टॉक में। हुँ। दूसरे के पास जाओ ना, उसको पता नहीं है ना आपने उससे लिया है, उसको तो पता है ना आप लेके गए हो। हुँ। एक सर पी रेशियो से रिलेटेड पब्लिक का बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि पी रेशियो को कैसे ट्रीट करें। कई बार 5 का पी वाला स्टॉक भी कई सालों तक चलता नहीं है। सस्ती कंपनी है, फंडामेंटल भी बढ़िया है। कई बार 100 सवा 100 पी वाले भी उसमें क्या होता है देखो गौतम जी, पी हुँ, रेशियो का मतलब ये, अभी आप जैसे बोल रहे हो कि 5 के पी वाली कंपनी नहीं चल रही, हुँ, तो हो सकता है उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री की पी उतनी हो, हुँ, तो उस सेक्टर की, उस इंडस्ट्री की पी उतनी है, तो वो अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है। हुँ,
अभी जैसे न्यू एज कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या ये आपके पॉलिसी बाजार है, ट्रेंट है, तो इन सब के पी आपको हाई मिलेंगे हुँ, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री भी हाई है। हुँ, बट पी के साथ साथ अपने को उसका फंडामेंटल भी चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने लो पी देखा और उठा लिया। हुँ, कई बार वो भी गलत इंडिकेशन होता है। हुँ, और कई बार हाई पी देखा और अपन ने ले लिया कि नहीं, इसमें तो न्यूज़ आने वाली है, इसको तो ये ऑर्डर आने वाला है, इसको तो ये होने वाला है। हुँ। मतलब धरातल पे क्या अपने को वो देखने का है। हाँ, पी बात की बात है, मतलब प्रमोटर क्या है, डेट क्या है कंपनी में, काम कर क्या रही है कंपनी, हुँ। फ्यूचर में उसको क्या क्या करना है हुँ, उसको, उसका मतलब क्या उसका टॉप लाइन रहेगा, उसने क्या ग्रोथ बताया है, या कोई उसका प्लांट तो बंद नहीं हो गया। वो सब चीज़ें ज़रूरी है। पी भी ज़रूरी है, फिर उसमें डिविडेंड यील्ड क्या है, क्या डिविडेंड देती है वो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पी तो 5 की है बट उसमें 6 महीने मैनेजमेंट चेंज हो रहा हो। हुँ। आजकल जब से ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस आए हैं, ब्रोकर्स ने भी अपना अलग-अलग ब्रोकर्स के अलग-अलग ऐप हैं जो मोबाइल में हमें अवेलेबल रहते हैं। मार्केट आवर्स में पब्लिक के पास भी हाथ में ये रिमोट कंट्रोल आ गया एक तरह से एटॉम बम का। तो पूरे दिन बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल उससे पब्लिक बहुत नुकसान कर रही है। पूछते हैं कई बार मेरे पास भी ऐसी कहानियाँ आती है कि सर मतलब रहा ही नहीं जाता है। ये एक तरह का मतलब वो नशा ही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि मतलब ट्रेडिशनल जो काम पहले होता था, उसमें दिन में 1-2 ट्रेड लिए, 1-2 सौदे लिए और उसको फिर बंद। अब ये मोबाइल हाथ में आने से रहा ही नहीं जाता है और पूरे दिन बाई सेल के चक्कर में बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। देखो गौतम जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। हुँ, अभी आप जब बोल रहे हो कि पहले मतलब कि फ़ोन कॉल करते थे, ये करते थे। अभी सपोज़ ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई कि सपोज़ किसी कंपनी का रिज़ल्ट आया, हुँ, आपको फ्लैश हो रहा है, आपको पता है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो उसका फ़ायदा भी है कि आप तुरंत बाई सेल कर सकते हो। हुँ, और उसमें क्या है, फ़ोन कॉल करोगे ये वो, तब तक तो पता चला उसका एबिटा कुछ दिखा रहा है, वाई ऑन वाई कुछ है, क्यू ऑन क्यू कुछ हो रहा है, प्रोविज़निंग ये है, तब तक गेम फिनिश हो चुका होगा। हुँ। बट एडवांटेज भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है बट ये लत लत नहीं लगाने का मतलब। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर है, जो ट्रेडर है, उसको दिन में 2 ट्रेड करने का ना, मैंने हुँ, आपको अभी बताया कि अगर आपको 12,500 15,000 रुपए बन रहा है, आप करो ही, वरना आप घूमने चले जाओ, हुँ, मूवी देखने चले जाओ। हुँ, अगर शॉर्टकट, अगर आपको नुकसान हुआ तो भी आपको नहीं करना है और आपको प्रॉफिट हुआ तो भी नहीं करना है। आप एक बुक में कुछ अपने रूल्स लिख लो कि मेरे को पूरे दिन ये ओथ ले लो। खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा हाँ, कुल मिला के। इमोशन पे कंट्रोल करना है। इमोशन, शेयर बाज़ार में इमोशन नहीं कमाते। अनसर्टेनिटी बहुत रहती है मार्केट में। अनसर्टेनिटी अपने लाइफ में भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सर्टेन है। लाइफ में भी चीज़ें बदलती रहती है, हर सेकंड बदलती रहती है। मार्केट में भी अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत धक-धकी रहती है, कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर तरफ से डोमेस्टिक अगर मार्केट की भी बात करें, ग्लोबली भी चीज़ें हर तरह से शेयर बाज़ार के ऊपर हर वक़्त प्रेशर रहता है, कि कल को कहीं से कोई न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर जाएगा। कल को कोई यूएसए से कुछ न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर जाएगा। कल को टैरिफ का कोई न्यूज़ आ गया, मार्केट गिर जाएगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस कब अप डाउन करता है, जब उसका अर्निंग्स उसमें शो होता है। हुँ, अर्निंग अच्छी है, प्राइस अप जाएगा, अर्निंग खराब है, प्राइस हुँ, नीचे जाएगा। हुँ, ये जो अनसर्टेनिटी होती है सेकेंडरी है। हुँ। मतलब कुछ फेज के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अनसर्टेनिटी नीचे जा सकता है वो। हाँ, कुछ टाइम के लिए जैसे वो मार्केट सपोज को अभी इफ़ेक्ट कर सकता है। ट्रम्प ने टेरिफ अनाउंस किया तो पैनिक हुआ पूरा मार्केट में। वर्ल्ड मार्केट डाउन था। हुँ, हुँ, वो एक अनसर्टेनिटी थी ना, हुँ। अनसर्टेन इवेंट थी और मार्केट को पैनिक करवा दिया। वो हो गया। हुँ, अभी दूसरा है सपोज जियोपॉलिटिकल इशू। हुँ, तो वार ऐसा नहीं है कि वार चलता ही रहेगा। हुँ, वार चलेगा तो दोनों इकोनॉमी को प्रॉब्लम होगी, हुँ, दोनों साइड से। आज रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, हुँ, तो क्या मार्केट नहीं चला? उस दिन का जो बॉटम बनाया उसके बाद कंपनियों की अर्निंग आनी बंद हो गई क्या? सेल भी नहीं हुए प्रोडक्ट, हुँ। ये सब ताला लग गया।
कंपनियाँ भी चल रही है, अर्निंग भी आ रही है, इकोनॉमी भी चल रही है, गवर्नमेंट्स भी चल रही है, रशिया की भी गवर्नमेंट चल रही है, यूक्रेन की गवर्नमेंट भी चल रही है। तो वो तो क्या है, ये सब फिर पब्लिक क्या है, रिटेल वाले पैनिक सेलिंग में निकल जाते हैं। उनको डर लगता है, नहीं पता नहीं ये कुछ होगा ही नहीं आगे, हुँ, आगे मार्केट पे ताला लग जाएगा, शेयर बाज़ार होगा ही नहीं। हुँ, मैं गलत आ गया इस धंधे में, ये मेरे लायक धंधा ही नहीं है। हुँ। तो वो क्या है, वो निकलने के लिए वो बड़े लोग एग्ज़िट करवाते हैं उनसे। फिर खबरें भी इतनी ऐसी-ऐसी बनाई जाएगी कि पब्लिक को निकलना ही पड़ेगा, हाँ, कि पता फिर नहीं क्या हो रात जाए। न्यूज़ न्यूज़ मीडिया पे ऐसी खबरें आती है, नहीं ये हो गया, वो हो गया, फलाना है, ढिमका। अरे! सब चीज़ें हैं, अपना भी अगर अपन खुद इंसान, उससे भी गलती होती है, वो भी, उसको भी बुखार आता है, उसको भी खाँसी आती है, कभी उसको इंडाइजेशन भी होता है, कभी कुछ होता है, सर दर्द भी होता है, हेडेक, तो ये तो अप्स डाउन्स हैं। लाइफ़ में भी है, वो तो मार्केट में भी है। तो मार्केट उसके बिना तो होगा ही नहीं। अगर सपोज़ आप बोलते हो कि मार्केट 365 दिन ही ऊपर जाएगा, महीने में 20 दिन होते हैं वर्किंग डेज़ हुँ, और साल में 240 वर्किंग डे, डेली रिलायंस ₹20 ऊपर बढ़ेगा तो साल में 1 साल बाद उसका प्राइस हो जाएगा 7,000। हुँ, तो 7,000 हो जाए होने के लिए उसके उसमें अर्निंग में भी तो दिखना चाहिए ना कि वो 7,000 की पोटेंशियल है क्या? हुँ, उतना उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या? उतना उसका एबिटा बढ़ रहा है क्या? मार्जिन बढ़ रहे हैं क्या? उतना एक्सपांशन हो रहा है क्या? हुँ। तो अप डाउन है, एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा, दूसरा बेचेगा एक खरीदेगा। जब बेचेगा ही नहीं तो खरीदेगा कौन, और खरीदेगा तो बेचेगा कौन? ट्रेड तो तभी होगा ना जब एक सेलर है, एक बायर है, हुँ। वरना ट्रेड ही नहीं होगा ना बाज़ार में। तो ये तो चलना ही है। अनसर्टेनिटी तो रहेगी वो तो वो तो मार्केट में। कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कल कोई मतलब सपोज़ सरकार चेंज होती है, पीएम चेंज हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो, तो वो तो अनसर्टेन इवेंट है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, उससे कभी भी मतलब आरबीआई, सपोज़ आरबीआई की पॉलिसी आती है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो कंपनियों के जो मार्जिन्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो वो ये तो सब पैरेलल है, इकोनॉमी को चलाने के लिए सब चीज़ें हैं। कभी आपको जीडीपी अच्छी दिखेगी, कभी कम हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स कम हो गया, पर्सनल कंजम्पशन कम हो गया पब्लिक का, हो सकता है टैक्स रेट ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें तो साइक्लिकल है। कई बार उसके साथ बेस इफ़ेक्ट भी देखते हैं ना अपन, हुँ, साइक्लिकल के साथ बेस इफ़ेक्ट ईयर ऑन ईयर। तो अभी जैसे 2024 में सपोज़ परफॉर्मेंस अच्छी है, हुँ, 2025 में वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है किसी कंपनी की। और जब 26 के उसके रिज़ल्ट आएँगे तो 25 से ही कंपेयर होगा, 24 से कंपेयर नहीं होगा वो, हुँ, 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 वाई ऑन वाई। हुँ, तो फिर वो बेस ईयर 25 हो गए ना, हुँ, फिर यहाँ से तो फिर उसका जो स्टॉक में मूवमेंट होगा तो वो 25 के बेसिस पे होगा, वाई वाई ऑन वाई कंपैरिजन होगा तो। हुँ। तो बेस बेस भी चेंज होता है। मेरे हिसाब से मैं मेरे तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जो भी नया व्यक्ति शेयर बाज़ार में जब आता है, कोई भी व्यक्ति, उसको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान होनी भी चाहिए। डेटा रीडिंग है, कंपनीज़ के बारे में बैलेंस शीट थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए। कंपनी का टॉप लाइन, बॉटम लाइन क्या है? कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड लंबा कितना है? कोई नई कंपनी अभी लिस्ट हुई है या पुरानी है? कंपनी के ऊपर डेट कितना है? बहुत सारी चीज़ें, प्रोमोटर का होल्डिंग क्या है? एफआई, डीआई का एक्टिविटी। तो वो सब बेसिक चीज़ें तो पब्लिक को पता होनी चाहिए। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट में आता है स्टॉक पिकिंग के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम आए, किसी की टिप पे हमने शेयर लिया और वो शेयर फिर जब नीचे ऊपर होता है तो फिर हम भी नीचे ऊपर होने लगते हैं। रात की नींद गायब हो जाती है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं रहता उसके बारे में। ये बेसिक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे की चीज़ें हैं कि शेयर का अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो कितने दिन के लिए ले रहे हो? कितना परसेंट आपको रिटर्न चाहिए? वो भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आपको कोई एनालिस्ट, आपको कोई टीवी न्यूज़, आपको कोई पेपर वाले, न्यूज़पेपर वाले बता नहीं पाएँगे कि भाई आप उसको कितना होल्ड करो। वो सबके टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड होते हैं कि यार ये टारगेट मिल जाएगा। उसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? वो तो आपको अपने मन में डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंपनी आपने ली है, तो क्या रीज़न से ली है? कितने टाइम आप उसको होल्ड कर सकते हो? उसके प्रोडक्ट जो है,
वो कितना टाइम मार्केट में चलेंगे, किस-किस का कॉम्पिटिशन अपने को मतलब कंपनी का जो कॉम्पिटिशन है, वो कौन-कौन सी कंपनीज़ से है, दूसरी कंपनीज़ से, कॉम्पिटिटर कौन-कौन लोग हैं, बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। फिर क्वार्टरली रिज़ल्ट को भी आप ट्रैक करो, कि कई बार 2-3 क्वार्टर के रिज़ल्ट कंपनी के खराब आ गए, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 3-4 क्वार्टर के रिज़ल्ट अगर खराब आ जाते हैं, तो फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस कंपनी को अपने को पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है। या अगर ठीक है? सपोज़ कोई ट्रेडर है, उसको ट्रेड लेना है। हुँ, अब ट्रेडर कम्युनिटी के लिए सुबह उठते ही उसको ट्रेड लेना है, तो उसको क्या है कि प्रीवियस डे का मार्केट का बिहेवियर चेक करना चाहिए, लास्ट 2 से 3 दिन का, हुँ, कि मार्केट में क्या अप्स डाउन्स थे, निफ्टी ने क्या डाउन था, ट्रेंड था या अप ट्रेंड था, फिर उस सेक्टर में कौन से सेक्टर ने, आईटी सेक्टर चला, बैंकिंग चला, फार्मा चला, हुँ, कौन से सेक्टर का कौन टॉप गेनर रहा। हुँ, तो वो सब चीज़ें देख के स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, हुँ, अगर ट्रेडर है तो। फिर उसमें उसको सपोर्ट देखना चाहिए कि हाँ, वो लास्ट डे उसने कहाँ सपोर्ट लिया उस स्टॉक ने। तो मेरा स्टॉप लॉस वो सपोर्ट होना चाहिए। हुँ, फिर जो टारगेट है मेरा, तो ये जो कल का जो हाई है, हुँ, सपोज़ नेक्स्ट डे वो थोड़ा नीचे खुले तो कल का हाई पार करे, उसके ऊपर 1% या जो भी है वो मेरा टारगेट प्राइस है। हुँ, तो वो सब चीज़ें भी ट्रेडर को मतलब देखनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। हुँ। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए दोनों ध्यान रखने लिए हुँ। चीज़ें हैं। टाइम टारगेट का कांसेप्ट है, अगर टाइम टारगेट अपने दिमाग में है, तो फिर सब चीज़ें काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती है। दूसरा, एक और चीज़ है कि जनरली हम लोग किसी पोर्टफोलियो को देखते हैं। पोर्टफोलियो में कई बार मैं भी जब देखता हूँ पोर्टफोलियोज़ लोगों के, तो 80, 90, 100, सवा 100 कंपनीज़ तक के उनमें शेयर रहते हैं। उसको आप ना तो कभी ट्रैक कर पाओगे, ना कभी एंट्री एग्ज़िट आप डिसाइड कर पाओगे। तो वो एक बहुत बड़ा ये है, लूप होल समझो आप इन्वेस्टर के लिए, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। फिर उनको थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज करके देना पड़ता है कि यार ये सब एग्ज़िट करके थोड़ा-सा सही सेट कर लीजिए। ये एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए ना, कि एलोकेशन। मेरे को 20 स्टॉक में काम करना है। हुँ, मेरे को जो टोटल कैपिटल है 5% हर स्टॉक में डालनी है, सेक्टर लीडर में डालनी है, कौन से सेक्टर में डालनी है, तब उसमें वो पोर्टफोलियो बन पाएगा। हुँ। कई बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है दोनों। ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाला कैपिटल इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, हाँ, इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेडिंग में चला ट्रेडिंग जाता में। है, उससे भी नुकसान होता है। मार्केट की गिरावटों में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब गिरने लगता है तो फिर इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट भी पोर्टफोलियो से निकल जाते हैं कई निकल जाए। बार, अच्छे प्रोडक्ट भी। और जब बाजार चलने लगता है तो फिर वो शेयर वापस भाग जाते हैं, फिर टॉप पे वापस पब्लिक की एंट्री हो जाती है। कई तरह की चीज़ें तो ध्यान रखनी चाहिए। अ, दूसरा एक मेरा कांसेप्ट है, मैंने कई बार डिस्कस करता हूँ जैसे लोगों से बात करते हैं या फिर मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे, यूट्यूब पे, कि ये जो टमाटर स्ट्रैटेजी है, टमाटर का मतलब, जब टमाटर हाँ, ₹30 किलो का जो टमाटर है, वो 100 सवा सौ ₹150 जब हो जाता है, तो हम उसका घर में स्टॉक तो करते नहीं है कि यार चलो 3 बोरा हुँ, लेके आ जाते हैं, नहीं करते हैं। बराबर है। और शेयर्स में कई बार ऐसा होता है कि यार ₹100 का शेयर अचानक से भाग गया, 1 महीने में ₹400 हो गया, तो पब्लिक को वो 400 पे अट्रैक्टिव लगने लगता है। और फिर वो 400 में एंट्री करते हो, हुँ, फिर वो 200 आ जाता है। तो वो बेसिक रीडिंग हमने नहीं की, इसकी वजह से कई बार नुकसान होता है। मुझे याद है आज से 10-12 साल, 13 साल पहले ग्वार का भाव 3000 का था, आपको भी पता होगा। 30,000। 3000 का भाव था, वो 30,000 हो गया था। तो 3000 पे वो चढ़ने लगा जब, तो पब्लिक कब एंटर हुई? हुँ, 25, हाँ, 28, 28। 30,000 में, और वो स्टॉक आज भी पड़ा है। मतलब रीड नहीं कर, क्योंकि जब भागने लगती है कोई चीज़, शेयर्स भी, और जैसे ग्वार का मैंने बोला, तो फिर वो 30 का 60 दिखने लगता है कि यार 60 हो जाएगा। 60 होगा क्यों? वो भी आपको ये करना चाहिए। ₹100 का स्टॉक ₹400 हो गया, ₹400। तो उसका फंडामेंटल क्या है? अब 400 पे वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा हाँ, टिकेगा? उसमें उतना अर्निंग ग्रोथ है कि उसका ऑर्डर बुक क्या है? उसमें उतना अर्निंग आएगा कि नहीं आएगा? या फिर कई बार होता है कि शेयर में जंप आने के बाद वापस रिट्रेसमेंट भी होता है शेयर्स में, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। एक 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 ब बड़ा जंप आने के बाद थोड़ा वेट अगर करेंगे, तो हो सकता है हमें डिप मिल जाए वापस। वही टमाटर वाला स्ट्रैटेजी, कि टमाटर इतना बढ़ने के बाद हम थोड़ी ना घर में लाके उसका स्टॉक कर लेते कि यार ये देखो इतना बढ़ गया अब। बराबर सिंपल है, सिंपल रूल है लाइफ का। तो वैसे ही मार्केट में भी हमें ये फॉलो करना चाहिए। आपका क्या राय है? बराबर है। बराबर है ना? एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी चलन चल रहा है, F&O का। ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में जनरली सेम डे या नेक्स्ट डे या तो एक्सपायरी के दिन पब्लिक लेके रखती है ऑप्शन, एवरेज पे एवरेज कर लेती है और वो एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाता है।
कई बार बड़ा रन अप भी मिल जाता है, ₹1 की चीज़ 100-200 भी हो जाती है। कई बार बड़ा रन अप मिलता है, लेकिन वो साल में 4-5 बार ऐसे मौके आते हैं जब आपका कॉल या पुट ₹1-2 का वो ₹200-400 होगा। लेकिन मोस्टली वो ऐसा होता नहीं है, एक्सपायरी के दिन मार्केट को रेंज बाउंड रख के पब्लिक का पैसा उसमें कटता है। और दूसरा फ्यूचर है, फ्यूचर में थोड़ा कैपिटल बड़ा लगता है, उसमें आपको कम मार्जिन में थोड़ा क्वांटिटी बड़ा मिल जाता है। फ्यूचर ऑप्शन की बजाय फ्यूचर थोड़ा सेफ है, क्योंकि उसमें आपका सौदा रोल ओवर भी हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना है तो वो कर सकते हैं। उसमें आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगाकर उसको अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसमें एग्ज़िट भी कर सकते हो। आपको रोल ओवर करना है, रोल ओवर कर सकते हो। और फ्यूचर की कंपनीज़ ज़्यादातर बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी उनको वो कहीं जाएगी नहीं। वो भी एक थोड़ा सेफ साइड हमें लगता है। तो अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग का कीड़ा है, तो वो कर सकते हो आप। ऑप्शन और इंट्राडे मुझे ज़्यादा रिस्की र लगता है। जब मैं जनरली बोलता हूँ कि ऑप्शन इंट्राडे से दूर ही रहना चाहिए, अगर आपको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी पब्लिक के कई बार सवाल आते हैं। सपोर्ट है क्या? रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट का मतलब कोई शेयर बार-बार कोई लेवल पे आके टकराए अगर वहाँ और से जहाँ बाउंस पे कर रहा रुके हो। और जहाँ से बाउंस हो बार-बार, तो मतलब वहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट इन द सेंस जहाँ पे बाइंग आ रही है। कोई शेयर में बाइंग आएगी तभी वो बाउंस होगा, ऐसे तो होगा नहीं। पैसा आएगा, बाइंग आएगी तभी वो शेयर बाउंस होगा। और रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे सेलिंग आ सकती है, जहाँ पे शेयर कोई जाता है और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है, वो वापस नीचे आ जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप ट्रेडर हो तो। और बीच में कहीं ट्रेड लो ही मत। अगर आपको थोड़ा सेफली चलना है, सपोर्ट पे बाई करो, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस आए तो बेच दो, फिर वापस वापस सपोर्ट पे आए तो वापस बाई करो, फिर वापस रेजिस्टेंस पे बेचो। रेजिस्टेंस को तोड़े और ऊपर थोड़ा-सा सस्टेन करे, ऊपर जाने की कोशिश करे, तब आप वापस उसमें नई एंट्री ले सकते हो। बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं जो पब्लिक को ध्यान में रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में आपको दिमाग लगाना नहीं है, मार्केट अप, डाउन, ये वो सब ईटीएफ है, तो वो सब चलता रहेगा, वो मार्केट का पार्ट है। वो हमारी लाइफ में भी अप डाउन आते हैं, मार्केट में भी आएँगे। तो आपने अगर 10, 20, 25, 30 साल के लिए अगर एसआईपी शुरू की है, तो आप क्यों ये डे टू डे बेसिस पर जो मार्केट में अप डाउन आते हैं, तो उसको आप देख रहे हो? आपको देखना ही नहीं चाहिए, आपका वो काम नहीं है। आपका जो मंथली ईसीएस जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्यों आप रिडीम करते हो? और म्यूचुअल फंड का और ईटीएफ का और ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इनका जो रियल जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग 5-6 टर्म। साल के बाद में ही देखने के लिए मिलता है। यार 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए, तो फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि हाँ, हमको उसमें अच्छा रीज़नेबल रिटर्न देखने के लिए मिलता है। म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में और जो दूसरे इंडेक्स फंड है, इनमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो उतना रिस्क नहीं है जो इंडिविजुअल स्टॉक में हम करते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में जब हम जाते हैं, वो आपको वो ज़ीरो हाँ, भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड ज़ीरो नहीं होगा। इंडेक्स फंड में क्योंकि वो एक कलेक्शन है, वो एक पूरा इंडेक्स है, तो उसमें आपका ज़ीरो नहीं होगा। वो सबसे सेफ तरीका है अगर आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पब्लिक को अगर करना ही है मार्केट और नॉलेज नहीं है, तो फिर ये सब रास्ते अपना सकते हैं। ये सब रास्ते सेफ हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में आपका रीज़नेबल रिटर्न भी मिल जाएगा, पैसा भी बचत हो जाएगी और 15, 20, 30 साल बाद में आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा। जब भी आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब आप उसको रिडीम कर लो। सिस्टमैटिक विथड्रॉअल प्लान भी है। एक हमारे मार्केट के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति है जिनके बारे में मैं सुनता भी हूँ, उनकी रील्स भी कई बार आती है। संजय कथूरिया साहब हैं। वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और विथड्रॉअल प्लान के बारे में इतना अच्छा समझाते हैं कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो उनको भी सुनना चाहिए। अगर कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है और अच्छे सही ट्रैक पे लेके जा रहा है पब्लिक को, तो उनको ज़रूर सुनना चाहिए। उनका ज्ञान जो है वो इस फ़ील्ड में बहुत अच्छा है। तो मैं तो पब्लिक को सलाह देता हूँ कि भाई वो आप जाके उनको सुनो इसके बारे में। तो सिस्टमैटिक विथड्रॉअल प्लान में भी जो आपने एसआईपी की 25 सालों तक, 30 सालों तक, एक फंड जमा हो गया, तो उसको आपको एक साथ तो निकालना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बराबर। 25 साल हो गया तो आप एक साथ निकालना है। उसको विथड्रॉअल में भी आप सिस्टमैटिक विथड्रॉ करो। मंथली आप 1 लाख का विथड्रॉअल डाल दिए। 25 साल बाद में समझो आपके कोई भी म्यूचुअल फंड में 2 करोड़ का या 3 करोड़ का फंड एक इकट्ठा हो गया। फिर आप 25 साल बाद में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मंथली खर्चे के लिए आपको चाहिएँगे रिटायरमेंट के बाद। तो आप सिस्टमैटिक विथड्रॉअल प्लान शुरू करो। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी आपकी ज़रूरत है। तो भी वो फंड आपका इतना ग्रो होता जाएगा क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट तो इन्वेस्टेड है। तो वो उसी हिसाब से बढ़ेगा, मार्केट में जो रिटर्न मिलेगा, जो फंड का रिटर्न रहेगा। तो आपका फंड हमेशा बढ़ता रहेगा, वो कभी कम होगा ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है मतलब आपको
मार्केट में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके, हाँ, और लंबा पैसा बनाने का, लंबा वेल्थ क्रिएट हो जाता है इसमें। तो दीपक सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। पब्लिक को इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेगी। कई कई चीज़ें हैं जो हमने हमारे बीच में जो बातचीत हुई है, पब्लिक को सुनने में, समझने में, क्योंकि हमने लेमन लैंग्वेज में बात की है, बहुत ही आसान तरीके में, तो उनको समझने में भी आसानी रहेगी। ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या रूल्स है, कंपनीज़ का कैसे हमें देखना चाहिए, ट्रेडिंग का क्या-क्या तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या-क्या तरीके हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला पॉडकास्ट है और आपका भी शायद पहला ही होगा, क्योंकि आपको भी आदत नहीं है सोशल मीडिया पे ये सब मार्केट से, सोशल मीडिया से अलग आपका जो अपना काम चल रहा है वो आप करते हैं। आपको नॉलेज भी है, काफ़ी टाइम से आप हो शेयर बाज़ार में, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का मार्केट का जो समझ है वो बाकी जनरल पब्लिक से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा है। रहता है। इसके लिए मैंने समझा आपको इनवाइट करूँ। पहले पॉडकास्ट हमारा जो भी पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है वो हम देखेंगे और फिर कभी आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको वापस इनवाइट करना चाहूँगा। पहला पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा गया। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, आपका कीमती समय हमें दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गौतम जी, यहाँ बुलाने के लिए।